सौदा के तोशा खास से आज हमारे मेहमान हैं बहुत टैलेंटेड जीम के क्रिएटिव डायरेक्टर हमजा बुखारी। हमजा के अंदर इतने टैलेंट्स छुपे हुए हैं, खूबसूरत मॉडल, फनून लतीफ़ा पर बहुत गहरी नज़र, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। मैं नहीं चाहूँगी कि मैं आपका वक्त लूँ। हमजा बुखारी जब बिल्कुल एक नन्हा बच्चा था, उसके ख्वाब, उसके खेल, उसके शौक क्या थे? सौदम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपने मुझे मधु की अपने इस कॉन्वर्सेशन में मैं बहुत एक्साइटेड था जब आपकी तरफ से मुझे इनविटेशन आया, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, मैं पाकिस्तान तो नहीं कहूँगा मगर बहुत कम लोग हैं लाहौर में, और क्योंकि आप अपनी फील्ड में इतनी आपको महारत हासिल है, आप इतनी बेहतरीन अंदाज में उर्दू बोलती हैं, उर्दू सिखाती हैं कि आई वाज रियली एक्साइटेड कि एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो गुफ्तगू होने लगी है। और जहाँ तक सवाल रहा, आपने आप मुझे बहुत ज़्यादा अरसे से जानती हैं, आपने पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाते हुए देखा है, आप जिस अंदाज से अपने स्टूडेंट्स के साथ जो आपका ताल्लुक है, जिस तरह से आप उनको एक फैमिली बना लेती हैं और तब आप सिखाती हैं, सो आपको लगता है कि नहीं, अगर ये उस्ताद या ये एक इंसान मुझे सिखा रहा है तो मैंने सीखना है, क्योंकि ये मेरा भला ही चाहता है। और फिर आपकी जो लोगों के साथ एफिलिएशंस होती हैं वो भी बहुत लंबी होती हैं, वो बिल्कुल महदूद नहीं रहती उस स्कूल की चार दीवारी के अंदर, आप बाहर भी उस स्टूडेंट को जानना चाहती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। 3 मेरी बहनें हैं, मैं उनका एक भाई हूँ, और जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे उस जमाने में फैशन का वर्ड इतना इस्तेमाल नहीं होता था, तो लोग कहते थे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की बात होती थी। सो मैंने कहा मैंने वो बनना है, तो फैमिली ने कहा नहीं, तुम तो आर्ट्स इतनी अच्छी करते हो, तुम आर्किटेक्ट इंजीनियर बन जाओ। सो मैंने कहा अच्छा, पता नहीं क्या, मतलब मुझे तो आर्ट्स पढ़ना है या मुझे डिजाइन पढ़ना है। मुझे शुरू से पता था कि डिजाइन पढ़ना है, डिजाइनर बनना है और डिजाइन ही पढ़ना है। अभी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, तब बहुत अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे कि ये लड़का हिजड़ा या खुसरा या लड़कियों जैसा, या इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ आपके साथ जो है उनको जोड़ा जाता था। और एक छोटे बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज सुनना, चाहे वो उसकी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली हो या वो उसके दोस्त हो, अकारिब हों, ऐसे लफ्ज़ सुनने से आपकी बहुत दिल आज़ारी होती है, आपका बहुत दिल दुखता है, आप बहुत तन्हाई में चले जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है जिससे मैं ये बात कर सकूं। अभी लोगों के पास इंटरनेट है, वो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, बट जब मैं छोटा था तो मैं बिल्कुल तन्हाई में चला जाता था, और मुझे लगता था कि ये मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं और ऐसे मेरे बारे में क्यों बात करते हैं। पर जब मैं A-levels मैंने शुरू किया, और आपको याद होगा मैं साइकिल से आया, और मैंने वहाँ पर जब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहा था, मैंने उसको छोड़ के घर वालों को बगैर बताए और आर्ट्स और रिलेटेड मीडिया चूज़ कर लिया, उनको बताया भी नहीं, और इम्तिहान होने में बहुत ही थोड़ा वक्फा रह गया था, पर वो किया, उसमें एक्सेल किया, एज भी आए। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से यही बात है कि अगर आप बच्चों को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, तो वो उसमें बहुत आगे बढ़ते हैं और वो उसमें एक्सेल भी करते हैं। मेरी फैमिली के फाइनेंशियल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और मुझे मैं ये बैक स्टोरी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बात एसोसिएट की जाती है कि अगर आपने डिज़ाइनर बनना है तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा हमें बच्चों को वो करने देना चाहिए जो बच्चे करना चाहते हैं। मेरे बेटे माजरत के साथ आज हमारे बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं करना चाहते, उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही दुख की बात है इस पूरे नेशन के लिए, मगर मैं आपसे इसमें ये भी कहूँगा कि इसमें पेरेंट्स की भी बहुत गलती है, वो बच्चों को बढ़ने ही नहीं देते। हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है बच्चों का छोटी एज में काम करने का। हम नहीं, तुम सिर्फ पढ़ो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं 17 साल का था, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल की फीस देनी होती थी। मैं अपनी स्कूल की फीस खुद देता था, मेरे घर वाले नहीं मानते थे, मैं फिर भी जाता था, और मैं सारी रात कॉल सेंटर पे काम करता था कि मैं थोड़े 4 पैसे कमा लूं। जब बच्चों को हम एम्बिशन ही नहीं देते,
आपको पता है हमारे यहाँ वो पढ़ाई का सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपको आपको इतना मोटिवेट किया जाता है। यहाँ सिर्फ ग्रेड्स के बारे में बात होती है, तुम बस ए ले लो, तुम ये ले लो, मगर एक लाइफ की वैल्यू नहीं सिखाई जाती है। तो ये तो फिर बहुत ही अफसोस की बात है अगर कोई इंसान कुछ करना नहीं चाहता। मगर डेफिनेटली अगर कोई बंदा आर्ट्स करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है या कंप्यूटर्स पढ़ना चाहता है या कुछ भी, सो मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको बच्चों के साथ आपका इस तरह का ताल्लुक होना चाहिए कि बच्चे आपको अपनी बात को बयान भी कर सकें और आपकी बात को समझ भी सकें। अच्छा, आपने बताया कि आपको बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े, प्लीज कुछ उनके बारे में बताइए। मिसाल मेरे अबू जिन दिनों में A-levels में था वो हमारे साथ नहीं रह रहे थे, वो मेरे चाचा के गांव चले गए थे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, हम एक वक्त खाना खाते थे, हमें नहीं पता होता था हम दूसरे वक्त कैसे खाएंगे। हम दादा के घर रहते थे, तो ऊपर वाले घर पे हम रहते थे और नीचे वाला घर रेंट पे था। हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मैं कॉलेज गया तो मैं हर वक्त सोचता था अब आज निकाल देंगे, अब निकाल देंगे, फीस नहीं जमा कराई, अब निकाल देंगे, अब निकाल देंगे। रोजाना बस से निकलता था तो सोचता था कि उफ आज निकाल देंगे। तो एक दिन तो उन्होंने निकाल ही दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं, वापस घर, अब वापस घर जाएं। और मुझे याद है कि मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन था। हम लोग बहुत ज्यादा उदास थे, हम लोग बहुत ज्यादा, मैं आज लफ्जों में इस बात को बयान भी नहीं कर सकता कि किस तरह दिल दुखा था, किस तरह मैं रोया था, किस तरह से वो सारा दिन था जब कॉलेज से निकाल दिया गया था कि फीस नहीं है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एड मिल गई और साथ साथ काम करना शुरू किया। मुझे याद है मैं हेयर एंड मेकअप करता था लोगों का, तो कॉलेज से मैं 2 बस्ते पकड़ के लाता था जिसमें हेयर का सामान और मेकअप का सामान था, वो भी मैंने साथ साथ करना सीखा। सो उसके बाद आपको पता है शादियों का मेकअप लोग 5-6 बजे ही कराते हैं। सो कॉलेज से फ्री हुआ 4:30 बजे, वहां से रिक्शा पकड़ा, करीम उबर भी नहीं चलती थी, रिक्शा पकड़ा और लोगों का मेकअप किया। उसके बाद वापस घर गया, सारा कुछ किया, 4 पैसे कमाए। सो वो वक्त मैं किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं करना चाहूंगा। मैं वो वक्त किसी चीज से नहीं रिप्लेस करना चाहूंगा। वो जितना मैंने सीखा उस तरह चल के मुझे याद है एक दफा मैंने किसी का मेकअप किया, उसने मुंह ही धो लिया उसने, उसको मेकअप इतना बुरा लगा। तो मतलब इस तरह की चीजें भी हुई हैं। मुझे याद है कि मैं अपने बस्ते पकड़ के दोनों हाथों में और बाहर रिक्शा ढूंढ रहा था, उस गली में रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, मैं वॉक करके जा रहा था। तो मैंने कहा कि हमजा या तुम गिर जाओ या मैंने कहा मैं मेकअप ही नहीं करूंगा, अब तो मैं करूंगा ही नहीं। मतलब किसी को अच्छा है, उसने मुंह धो लिया अपना, मुझे पैसे भी नहीं दिए। मैंने कहा हमजा नहीं, या तुम गिर जाओगे या तुम इसी से सीखोगे, शायद इसने तुम्हें कुछ सिखाया है। अगर इसको पसंद नहीं आया शायद तुम्हें कुछ और करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था। मैं सौदा हर लाइफ में ना मेरा एक चीज है, मैंने हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम किया। अगर मुझे किसी को कुछ बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी, मेरे क्लाइंट को ये लगा, मेरे क्लाइंट को लगा, उससे मैंने अपने आप को ब्लेम किया कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। मैंने ब्लेम गेम लोगों के साथ कभी भी नहीं खेली कि वो उसने मुझे डांटा है या उसने मुझे कहा है तो वो उसने क्यों मेरे साथ ऐसे किया। नहीं, वो मैंने क्या ऐसा किया है, मुझे क्या सीखना चाहिए था उस चीज से, मैंने क्यों ऐसे काम नहीं किया। सो बस वो फिर मेकअप वाला करता रहा। फिर इसी तरह करते कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाया, कभी कुछ किया। ऐसा मुश्किल से 4 साल गुजारे मैंने। और उसके बाद फिर मेरे लिए सबसे रिवॉर्डिंग बात थी कि जब हमारा थीसिस डिस्प्ले होता है PIFD में, जिससे NCA में होता है, तो मेरा पहला दिन था डिस्प्ले का और मैं अपने बैच का पहला लड़का था, पहला वो था जो मैं अभी एंटर भी नहीं किया और मेरी जॉब हो गई थी। थीसिस का पहला दिन था, मैं अभी अपने रूम में जा रहा था और वहां से कोई आ रहा था, उन्होंने कहा कि तुम शाम में 5 बजे हमारे पास। मैं वहां पर गया और वो मेरी जॉब हो गई। और इट वॉज उस टाइम के ऊपर 40,000 रुपीज मेरी सैलरी थी और मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ा दिन। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। एक लड़का, मुझे मेरे तायबू ने पढ़ाया था मुझे। तो मुझे लगा कि उन्होंने बजाय कि वो मेरे घर में पैसे देते, उन्होंने एक लड़के को पढ़ा दिया, उस घर में एक बच्चे को पढ़ा दिया और उसकी वजह से अब वो लड़का फैमिली का ख्याल करेगा। उसकी 3 बहनें, वो अब बाकी बहनों को पढ़ाएगा या उसने उनको खुद मुख्तार बनाना है, उनको
बराबरी की सतह पे लेकर आना है, लड़कों के मद्दे मुकाबिल लेकर आना है, वो अब ये लड़का करेगा। सो आई थिंक इट वाज वेरी स्मार्ट ऑफ माय तायाबू आल्सो कि उन्होंने ऐसे ऐसे सोचा। उसके बाद में मैंने मेरे से छोटी बहन है उसको पढ़ाया, फिर अभी सबसे छोटी वाली बहन पढ़ रही है। तो नहीं, क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं दुनिया में शायद सबसे खुशनसीब हूँ, पर मुझे आज गुरूर कभी नहीं आया, लेकिन आज मुझे इस बात पर गुरूर हुआ कि मैं तुम्हारी टीचर भी रही और तुम मेरे बच्चे। मुझे ऑनर फील हुआ, ट्रस्ट नहीं, तुम्हारी टीचर होना मेरे लिए एजाज की बात है। हम बैठकर बातें करते थे, अभी मजीद रांझुआ में बहुत कुछ उन कन्वर्सेशंस का मुझे याद है, लेकिन मुझे लगा मुझे उससे भी ज्यादा वक्त उस वक्त तुम्हारे साथ बैठने की जरूरत थी। जी हमजा, अब आप बताइए हमें अपने फील्ड के बारे में। फैशन इंडस्ट्री में जब आपने प्रैक्टिकली कदम तो बहुत पहले रख दिया था, लेकिन ट्रूली जब आप जॉब में क्रिएटिव साइड पर आए। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं हमेशा मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिंदगी में, जिन्होंने मेरे टैलेंट की कदर किया है। तो मैं ग्रेजुएट होने के फौरन बाद 1 साल मैंने स्टोनेज में काम किया है, जो कि एक बहुत मशहूर ब्रांड हुआ करता था 2013-2012 में। अब वो नहीं है, बंद हो चुका है। रिटेल सेक्टर का बहुत मेजर बड़ा ब्रांड था वो। वहाँ मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद जो हमारी पाकिस्तान की फैशन डिज़ाइन काउंसिल है, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ शो करें, और उन्होंने वो मेरा पूरा शो स्पॉन्सर किया। और जब मैंने वो शो किया तो मैं जिस इदारे में जॉब कर रहा था वहाँ मुझे बहुत ही नेगेटिव किस्म की वाइब्स मिलना शुरू हो गई। वहाँ लोगों का जो रवैया है वो मेरे साथ बहुत ही मुफ्ती किस्म का हो गया, और उन लोगों ने प्लान किया कि वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे, कुछ भी कर आके उन्होंने। तो मुझे HR का कॉल आया कि हमजा वो आपको निकालना चाहते हैं काम से। सो मैंने कहा अच्छा चलो मैं खुद ही रिज़ाइन कर देता हूँ। मैंने रिज़ाइन कर दिया, वो जॉब मेरी ख़त्म हो गई। जब मैं 1 हफ्ते के लिए बहुत ही सवेर किस्म के डिप्रेशन में चला गया, तो मुझे किसी ने बताया कि एक साहब है वो अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, सो आप उनसे जाकर मिल लें। जब मैं उनसे जाकर मिला, हमारा माइंड मैच हुआ, और मैंने उनसे जो भी पैसों की डिमांड की उस वक्त, उन्होंने उसको अग्री कर लिया। उसके बाद मैंने वो जिम है जहाँ पे मैं हूँ, हमने मिलकर वो ब्रांड बनाया। मैंने और हम साहब ने, तैमूर साहब ने, हम लोगों ने मिलकर वो ब्रांड बनाया। उसके बाद हमने लंदन फैशन वीक भी किया, हम लोगों ने यहाँ शोज भी किए, हम लोगों ने मिलके काम किया। उन्होंने मेरे टैलेंट को बहुत बहुत सराहा, और मैं उनके इस चीज़ की बहुत कदर करता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा फ्री हैंड दिया कि मैं जैसे काम करूँ। तो वो बस फिर हमारा एक मिलके ब्रांड बन गया, और अल्लाह का शुक्र है उसकी वजह से बहुत चीज़ें बेहतर हुई मेरे घर में भी, मेरे करियर में भी। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, वो सब कुछ जो मैं सोचता था कि मैं करूँगा, जैसे लंदन फैशन वीक में जाना बहुत बहुत ही एजाज़ की बात थी पाकिस्तान के 4 और वेटरन डिज़ाइनर्स के साथ, जिसमें माहीन खान हैं और गुलाबो हैं और सोनिया बाटला हैं, जो कि बहुत ही नंबर शख्सियात हैं पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की। सो उनके साथ मैं वहाँ पर गया। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक अवार्ड्स। सो उधर एक अप एंड कमिंग सिंगर ने मेरे कपड़े पहने। सो इस तरह की छोटी बड़ी चीज़ें होती रही, जिसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उन सब लोगों का जिन्होंने डेफिनेटली मेरे टैलेंट को ट्रस्ट किया, और मैं वो जो मेरी उस सफर में मेरे साथ थे। अच्छा, लंदन फैशन वीक, चूंकि बहुत जो जानता है एक्चुअल में लंदन फैशन वीक कैसे होता है वो भी, और जो कम जानता है उसे भी इसके नाम का तो बहुत पता है, तो अपना वो वाला एक्सपीरियंस थोड़ा जरूर बताइए। जी मिस सादा, बेसिकली जो पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल है कराची में, जिनका दफ्तर है वो कराची से काम करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से मिक्स डिज़ाइनर्स को चूज किया, जिसमें से पुराने नामवर डिज़ाइनर्स भी थे और नए डिज़ाइनर्स भी थे, जिसमें मैं, माहीन खान, सोनिया बाटला, मुनीब नवाज, सारे फैशन के बहुत ही नामवर नाम, अपनी फील्ड पे बहुत ही, एंड आई वाज अ यंगर।
उसमें तो उन्होंने हम सबको इंटेंस ट्रेनिंग कराई पाकिस्तान में कि आप कैसे कपड़े बनाएंगे, आप वहाँ कैसे जाएंगे। बाहर से लोग आए, उन्होंने हमें ट्रेन किया। मैं कराची ट्रेनिंग पे जाता था, लाहौर में ट्रेनिंग थी, कराची में ट्रेनिंग थी। उसके बाद हम फिर लंदन गए और वहाँ पे भी हमारी ट्रेनिंग हुई। वहाँ पे हमें लंडन कॉलेज ऑफ फैशन में हमारे सेमिनार्स और सारा कुछ सिखाया गया, मार्केटिंग के बारे में सारा कुछ। सो वो बहुत ही बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था वहाँ पे। और इवन जो लोग लंदन में रहते हैं वो इतनी देर तक ट्राई करते हैं और उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा ये जो वो था जो स्पॉन्सर्ड था वो पाकिस्तान की ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, वो पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड था, रहना, शो की फीस और मॉडल्स और सारा कुछ। सो आई थिंक कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं और वो इससे इस्तेफादा उठाते हैं। और उसके बाद उसका वोग मैगजीन की वेबसाइट के ऊपर आना, वो मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है। मगर ये जब सब कुछ होता है तो मैं तब भी एक जोन में चला जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं इसको डिजर्व करता हूँ? और अगर मैं इसको डिजर्व करता हूँ तो मैंने ऐसा क्या करना है कि अल्लाह मेरे से नाराज ना हो, मैं इस चीज को बैलेंस करूं। मतलब मैं ऐसे नहीं करूं कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊं, नहीं। मतलब मैंने इसे क्या करना है कि वो बैलेंस रहे मेरी लाइफ से। तो मुझे जब भी कोई इस तरह की कोई चीज होती है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती। मुझे होता है कि मैंने इसको बैलेंस कैसे करना है, अल्लाह को नाराज नहीं करना, आसमान पे नहीं चढ़ना, और बैलेंस कैसे करना है। क्या मैं ऐसी चीज कर सकता हूँ जिससे मैं बेहतर फील करूंगा। मजहब क्या है? मेरे अब्बू सुन्नी मुस्लिम है, मेरी अम्मी शिया मुस्लिम है। सो मैंने दोनों सेक्ट्स का बहुत ही अच्छे से ब्लेंड देखा है। मैंने उनकी लाइफ को, उनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की है, अपनी अम्मी की साइड की और अपने अब्बू की साइड की भी आइडियोलॉजी को मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने समझा है, देखा है। मैंने नमाज पढ़नी शुरू की थी जब मैं ग्रेड 6 में था, और वो मैं बस किताब खोल के पढ़ता था, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि मेरे अब्बू शियों वाली था, सुन्नियों वाली नमाज सीखा, मेरे अब्बू ने कभी नमाज सिखाई नहीं। तो वो बस मैं किताब खोल के और बस पढ़ता, सजदा कर लिया, उठ गए, रुकू कर लिया, फिर यूं कर लिया, फिर वो कर लिया। फिजिकल एक्सरसाइज। मैं बहुत लकी हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज फिर मैंने सीखी। हमें बहुत शौक था नमाज पढ़ने का, मैंने सीखी, अपनी बहनों को सिखाई। और हमें उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि लड़कियां साथ नमाज नहीं पढ़ते, तो मैं उनको अपने साथ खड़ा करता था और नमाज सिखाता था। मगर वो कहते हैं कि शुरू की नमाजें अल्लाह ताला माफ करता है, अल्लाह नियतों को देखता है कि तो बस वो फिर उनको नमाज सिखाई। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मजहब को बैलेंस करूँ। मुझे लगता है हम लोग का दारोमदार नियतों पे है और अल्लाह दिलों के राज जानता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिसको देख के मेरा बहुत दिल दुखता है। लोग नमाजों उससे सजदे से नहीं उठते, लोग अपनी जान नमाज से नहीं उठते, मगर वो इतने बुरे तरीके से अपनी हाउस हेल्प को ट्रीट करते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में जाके लोगों को इतने बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। सो मैं सोचता हूँ कि मतलब तुम सजदे में किसको खुश कर रहे हो? मैं बस लोगों को जज करता हूँ, अपने घर के मुलाजमीन को, अपनी हाउस हेल्प को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर वो उनके साथ उनका लहजा सख्त है, बदतमीजी करते हैं, तो मैं उनकी कोई इज्जत नहीं करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्टील मिल के मालिक हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप खाकरोग हैं। तुम लोग यंग भी हो, फेमस भी हो, और लड़के गुड लुकिंग हो, स्टाइलिश हो और टैलेंटेड हो, ऑन जॉब हो, तो बहुत सारे बहुत खूबसूरत मौसम की तितलियां भी और बहुत ही खास तरह की मोहब्बतें भी डेवलप हो सकती हैं। अच्छा, तो मोहब्बत को कैसे देखते हैं, और वैसे जनरली मोहब्बत को कैसे देखते हैं यंगस्टर्स के लिए भी, कि वो इस तरह की खास मोहब्बत को कैसे देखते हैं प्लीज, और उन्हें किस हद तक देखना चाहिए और नहीं भी। आई थिंक मोहब्बत आपको जिंदगी का मकसद देती है। अगर आपकी लाइफ में अच्छा पार्टनर है ना, तो वो आपको, जो आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करे, ही मेक्स यू द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वो कहते हैं ना कि देयर आर पीपल हु ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू एंड देयर आर पीपल हु ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन यू। सो अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर मिल जाए ना जो कि आपको एक्सेप्ट करे जो आप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक औरत हैं और अगर आपके हस्बैंड आपको मोटिवेट करते हैं,
आपकी रात को बात सुनते हैं, आपको कहते हैं तुम यहाँ पढ़ा रही हो, अच्छा तुम वहां भी कर सकती हो, अच्छा तुम ये भी कर सकते हो। द मैरिज इज अबाउट इक्वल पार्टनरशिप। आई थिंक मोहब्बत तो आई थिंक जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आई थिंक उसका कोई नेमोल बदल नहीं है ऑनेस्टली। चाहे वो आप शादी के बाद कुछ लोगों को मोहब्बत होती है, कुछ शादी से पहले किसी को मोहब्बत हो जाती है। आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। इसमें शादी के बाद वाली बहुत खतरनाक है, बड़ी खतरनाक मसले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा तुम ऐसा करो हमजा, तुम ऐसा करो कि ये अपनी एज की तरफ वाली बात करो, मेरे वाली को उधार रखो। नहीं, मेरा मतलब देखिए मिस सौदा, आपको अपने हस्बैंड से मोहब्बत, आपके हस्बैंड से मोहब्बत, अगर आपकी अरेंज शादी हुई है तो अपने हस्बैंड से तो मोहब्बत आप शादी के बाद ही करेंगी। नहीं बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 साल ऐसे ही नहीं गए बिल्कुल। लेकिन बेटे कभी कभार 25 साल के बाद भी रिस्क में जिंदगी आ जाती है ना, मैं उसकी बात कर रही थी। पता नहीं मिस सौदा, आपको पता है इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई, मुझे लगता है लोगों को मोहब्बत भूल गई है, कोई पसंद नहीं आता, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट। आपको अगर पता ही होगा कि टिंडर और ये जिस तरह की जो एप्लीकेशंस अब हम सबके मोबाइल्स में हैं, जिसमें या वो मोहब्बत ढूंढ रहे हैं या पता नहीं वो क्या ढूंढ रहे हैं, बट उसने भी लोगों का बहुत दिमाग खराब कर दिया। आई थिंक लोग भूल गए हैं कि आई थिंक अब बहुत सताई चीजों को लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, बजाय कि वो अगले बंदे को पहचाने, उसके दिल को देखे। आई होप कि I also find that kind of partner जो कि उसका बेस्ट वर्जन बनने में जो मदद दे। तो बेटे दोस्ती, मैंने तुम्हारी हारिस की दोस्ती और वो मुझे आपके तीसरे दोस्त का नाम भूल गया, तो लाल, तो मैंने तुम बच्चों की दोस्ती को बड़ा जो है अच्छे से चलते देखा। दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारी जिंदगी में इसने क्या रोल प्ले किया? इतना खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। मतलब हारिस है, हारिस ने तो मेरा इतना साथ दिया है कि मुझे मैं कहता हूँ कि मैं जिंदगी में उसका एहसान नहीं चुका सकता। उसने मेरे जितना मुझे प्यार दिया, उसने जितना मेरा साथ दिया है, वो भाई है जो मुझे मिल नहीं सका। मैं अकेला भाई हूँ। सो मेरा भाई, मेरा रहबर, मेरा दोस्त, मेरा उस्ताद, मैं उसको सब कुछ मैं बहुत बहुत इज्जत देता हूँ। मैं बहुत दिल से उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। आप हैं, सना है, आप सब लोगों ने उस स्टेज में जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, आप लोगों ने मुझे नर्चर किया, आप लोगों ने मुझे सिखाया, आप लोगों ने मुझे बताया ये पैच है, ये पैच गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, आगे पूरी लाइफ है, चीज़ें बेहतर होंगी। और मिस सौदा, मेरे लिए मेरी फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी को दोस्त बोलता हूँ, जैसे हारिस है, या मैं इन लोगों को अगर अपने दोस्त बोलता हूँ, तो अगर मैं उनको अपनी फैमिली वाली अहमियत नहीं दूंगा ना, तो मैं दोस्त नहीं बोलूँगा, तो मैं दोस्त बोलूँगा ही नहीं। हारिस मेरे लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरी अपनी फैमिली है। हमजा मेरे लिए ऐसे है, मेरी दोस्त मुनीबा, ये लोग सब मेरे ऐसे हैं जैसे मेरी अपनी फैमिली है। आप क्या, जो आपसे भी यंग बच्चे अब आ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनके लिए क्या स्कोप हो? सौदा, आई थिंक पाकिस्तान बहुत लकी है कि बड़े सगीर के फैशन को लोगों ने देखना और सराहना शुरू किया। उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू किया कि हम जिस तरह का हाथ का काम करते हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। और दुनिया की बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो डियोर हो, चाहे शनेल हो, चाहे वो रैल्फ एंड रूसो हो, बहुत सारे बड़े बड़े दुनिया के जो ब्रांड्स हैं वो अपना काम हमारे पास लेकर आते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में लेकर आते हैं कि हम उनको हाथ की एम्ब्रॉयडरीज करके दें, बिकॉज हमारी जैसी हाथ की एम्ब्रॉयडरीज कोई भी नहीं करता। और जिस स्पीड से हम काम करते हैं, जिस अबंडेंस में हमारे पास कारीगर हैं, हमारे पास वर्क फोर्स है, वो दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। सो हम पाकिस्तान के लोग और आप यकीन नहीं करेंगे इतना बारीक काम हमारे यहाँ जो होता है वो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। मैं जब लंदन में अपने शो के लिए गया था, हमने रिसर्च की, सारा कुछ किया, सारे स्टोर्स में गए, बड़े हैरड्स में, इधर उधर, कहीं पे भी उस तरह का काम नहीं होता जो माशाल्लाह पाकिस्तान में काम बहुत बारीक होते हैं। इंडिया में भी इतना काम बारीक नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जो भी नए डिजाइनर्स आ रहे हैं वो अपना स्टाइल लेकर आए और वो किसी को देख के काम ना करें कि अच्छा आज ये वाला डिजाइनर बिक रहा है, इसमें इस जैसे कपड़े बनाऊं, आज इस जैसा डिजाइनर बिक रहा है, मैं इस जैसे कपड़े बनाऊं। नहीं, आप जरूर देखें मार्केट को क्या पसंद है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, मगर प्लीज अपने स्टाइल के साथ आए, अपनी शनाख्त के साथ आए। जो
पैसे के पीछे कभी ना भागिएगा। आप अच्छा काम करें, पैसा आपके पीछे आ जाए। हम लोगों ने शुरू में इतना फ्री का काम किया कि बस काम अच्छा कर लें तो हम किसी को दिखाएंगे कि ये काम हमने किया, और फिर उससे हम अगले बंदे से हम पैसे चार्ज करेंगे कि एक दफा हम अपना लोहा मनवा लें। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचिए, पाकिस्तान में डॉलर्स लेकर आए, देसी कम्युनिटी है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, अफगानी, ये लोग इतना पसंद करते हैं पाकिस्तान के काम को, इतना पाकिस्तान के काम को पसंद करते हैं। और हमारी पाकिस्तान में बहुत बड़ी कम्युनिटी है, सऊदीज में 10 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी, यूएई में हमारे इतने लोग काम करते हैं। तो आप बड़ा सोचें, फिर पाकिस्तान के डिजाइनर्स कर भी रहे हैं। आपको ऐलान का मालूम होगा, आपको फराज मनान का पता होगा, माशाल्लाह दे आर ऑल मेकिंग पाकिस्तान रियली। वो बहुत है, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि हर बच्चे को जो इस फील्ड में आता है उसे हमजा बुखारी की तरह से टॉप के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम माने या ना माने, लेकिन ए लेवल्स आपको एक एक्सपोजर दे देता है स्कूल लेवल पर। कुछ बच्चे फैशन स्कूल्स तक भी पहुंचते हैं, लेकिन उनका जो बिल्कुल इनिशियल या फाउंडेशन ईयर्स होते हैं वो ऐसे इदारों में नहीं गुजरते, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं होता। तो ऐसे बच्चों के लिए बस का ब्रेड एंड बटर के अलावा उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता कि उन्हें किस दरवाजे को खटखटाना है, कहाँ पर एक्चुअल में उनको जाना है। तो ऐसे कौन से फोरम्स हैं जहां पर वो बच्चे राब्ता कर सके? दिल से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अब ये वाले बच्चे इतने लकी हैं, यूट्यूब पे इतना मटेरियल है। आप आर्ट सीख सकते हैं, आप अदब सीख सकते हैं, आप इतना कुछ यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आप इतना कुछ सीख सकते हैं। तो वो चीजें शायद आपको इंस्टीट्यूशंस ना सिखा सकें, जो आई थिंक मैं कहता हूँ आपको यूट्यूब सिखा सकता है। सो बच्चे प्रेप डेफिनेटली यूट्यूब से कर सकते हैं। और अब आपको पता है हर गांव में इंटरनेट है, 4-4 हज़ार रुपए के हमारे स्मार्टफोन्स हैं, और आपको और मुझे दोनों को पता है कि हर बच्चे के पास है स्मार्ट। तो मैं कहूँगा कि आपने रुकना नहीं है आपने, किसी की वजह से आपने नहीं। लोग अगर टाट में बैठ के पढ़ के इतना पूरी कंट्री को प्राउड कर सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इफ दे कैन डू इट, वी कैन डू इट। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, हम सब कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो हम बांग्लादेश तक से मात खा गए। ये बहुत वसी इंडस्ट्री है जिसके सभी शोबाजात में हमें भारत बहुत नुमाया नजर आता है, पाकिस्तान बामुकाबला भारत। मुझे लगता है मौशी साइज भी भारत का बहुत ज्यादा बड़ा है, और क्योंकि आपको पता है कि सकाफत और चाहे वो डांस हो, चाहे वो अदब हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, वो हमेशा उनकी बात रही है। मिसौदा अब हमने इस चीज को बुरा मानना कम किया है कि अगर कोई डिजाइनर बनना चाहता है, या कोई बंदा ज्वेलरी करना चाहती है, या कोई बंदा, अब माइंडसेट पाकिस्तान और भारत के माइंडसेट का बहुत फर्क है। वहाँ पे आर्ट की बहुत कदर है, वहाँ पे आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा कदर है, हम लोगों ने कदर नहीं की है। हमारे पास तो ऐसे बड़े आर्टिस्ट हैं, हम तो उनकी कदर ही नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे टीवी के आर्टिस्ट, तो चाहे वो, जब तक इंडिया का कोई चक्कर नहीं लगा कर रहा था, हम अपने लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। आप मुझे बताएं, सानिया तक जैसी कौन एक्ट्रेस है हमारे पास इतने आपदा परवीन, हमारे पास इतने बड़े काबिल लोग हैं, हम लोग अपने लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। हम लोगों ने आज तक अपनी शनाख्त को अपनाया नहीं है। हम आज तक अपने पाकिस्तान होने पे हमें प्राउड नहीं फील किया। इंडियंस आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। आई थिंक बस ये एक डेफिनेटली मसला है, माइंडसेट का बहुत मसला है। पहले डांस करने वाली नाचने वाला था, मरासी थे लोग, डिजाइनर, ये मेकअप आर्टिस्ट गुजरे थे, उन्हें बहुत बुरे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, बहुत बुरी कॉनोटेशंस उसके साथ लोगों ने एसोसिएट की हैं। सोशल मीडिया की वजह से, मिसौदा आपको भी नो कि सोशल मीडिया की वजह से अब चीजें चेंज हुई हैं। अभी भी अगर आप जाएं इंस्टाग्राम पे और आप इन एक्ट्रेसेस के बेचारियों के कमेंट्स नीचे कभी पढ़े, आप कहेंगे हमारे लोगों का माइंडसेट कितना गंदा है। अगर हम अपनी 51% पॉपुलेशन को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, माइंडसेट अपना नहीं चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। हमजा, एक तो आपने बात की कि हमारे माइंडसेट ने हमें बहुत नुकसान पहुंचा, और लाज़िमत है जब आपकी साख मुतासर हो जाती है तो आपकी इनकम भी मुतासर होती है, क्योंकि बहुत सारे कामों के लिए वो ट्रस्ट दूसरे आप पर नहीं कर पाते। इस फील्ड के साथ इस कनेक्शन की वजह से क्या एडवाइस, लेकिन एक खास यंग बच्चे हैं जो बहुत गाली गलोच करते हैं, जस्ट वो अपनी माँ की भी एज की किसी खातून को स्क्रीन पर देख ले तो बस का शौक या गालियां देना शुरू कर देते हैं। इस चीज की इस्लाह कैसे होगी? मेरा दोस्त इसके ऊपर पूरी पीएचडी कर रहा है। आपने अपनी किताबों में बच्चों को औरतों की अहमियत सिखाई नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। आपने हमेशा
काम करने वाले को मर्द दिखाया है, इज्जत देने वाले को आपने मर्द दिखाया। आपने अपनी यंग किताबों में लड़कियों को, औरतों को रिस्पेक्ट नहीं दी। आपने सुगड़ बहू क्यों बनाया है चैप्टर? आपको पता है ना, मुझे पता है सुगड़ बहू चैप्टर है कि नहीं मिस वाला? बिल्कुल, मिरातुल उरूस बेटा पूरी के पूरी लड़कियों के लिए है कि उनको सब कुछ आना चाहिए। बिल्कुल जी। क्यों उसकी चोटी के बाल गिन रहे हैं? क्यों उसकी चोटी के बाल गिन रहे हैं? क्यों उसके नवाले गिन रहे हैं? कि वहां उसमें लिखा हुआ है, जब एक औरत घर जाती है, ससुराल जाती है, उसकी चोटी के बाल गिनते हैं, उसके नवाले, उसके खाने के नवाले गिनते हैं। जब आप ये सिखा रहे हैं बच्चों को कि औरत ने घर में रहना है, सिर्फ वो आप मर्द आएगा, उसको खाना परोसेगी, बस ये उसकी ड्यूटी है। आपने कभी टेलीविजन में स्टोरीज नहीं सुनाई काबिल काम करने वाली औरतों की? वो सास बहू हैं, वो लड़ेंगी और दूसरी बहू आएगी, मियां थप्पड़ मारेगा। आपने ये क्यों नहीं दिखाया? मिस सौदा, आपके ऊपर क्यों नहीं स्टोरी बनी? एक औरत है, वो अपने बच्चों को छोड़ के घर पे अपने घर से बाहर काम करने गई है, उसने क्या हार्डशिप्स देखी हैं, उसका हस्बैंड सपोर्टिव था, उसने उसको सपोर्ट किया। ड्रामा में दिखाते हैं अगर औरत काम करने बाहर जाती है, उसका मर्द उसको सपोर्ट नहीं करता। औरतों की इंपॉर्टेंस दें, अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में औरतों की इंपॉर्टेंस, उनको हीरोज बनाएं प्लीज। देखिए, हमारी टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू होना चाहिए, हमारे करिकुलम को जब डेवलप किया जाना चाहिए तो उसमें खवातीन का एक पॉजिटिव, क्या आप कह लीजिए, उनकी पिक्चर पोर्ट्रेट की जानी चाहिए। उन्हें बेचारा मत दिखाएं, उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाएं। आप लोग, मुझे आपको एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, आप एम्पावर्ड हैं। आपसे मैं आपका बच्चा अलग करके देखूं, आप दुनिया एक कर देंगी। आप में इतनी, आप लोग औरतें इतनी स्ट्रांग हैं, हमने उनकी पावर को समझने की कोशिश ही नहीं की है। मिस सौदा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, 100 रोटियां, देगचा खाने का, एक मीठा, सलाद, सब कुछ एक दफ्तर में देती थी। सुबह 6 बजे उठती थी, बाजार जाती थी, टिफिन ये सारा खाना रेडी करके, और कस्टम ऑफिस भिजवाती थी मेरे चाचा के दफ्तर, और उनको रोज के 500 मिलते थे। हस्बैंड बिस्तर में लेटा हुआ था, उसको बेड पैन लगा हुआ था, उसको सारा क्लीन करती थी, उसको नहलाती थी, सारा कुछ करती थी। औरतों की पावर का तो हमें अंदाजा ही नहीं है मिस सौदा। औरतों की पावर की, इमोशनल पावर, मेंटल पावर, फिजिकल पावर का तो हमें अंदाजा ही नहीं है। वो जो बुरे नाम हमने बनाए, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि उस कम्युनिटी का कितना दिल दुखता होगा, जिनको लगता होगा कि उनके सिर्फ इस जेंडर का जो खुदा की तरफ से एक है, यानी कि अल्लाह ही बनाने वाला खालिक, तो वहां से जो एक मसला है उसको हमने बतौर गाली उनके नामों को बना लिया। पर डिस्क्रिमिनेशन है, रंग, नस्ल, जात पात तो छोड़ दीजिए। हम इंसानों की जो इतनी तहकीर करते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। ट्रांसजेंडर्स बिल्कुल हमारी तरह के इंसान हैं, वो सोच सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं। मैं बहरहाल अपने सुप्रीम कोर्ट को या जरदारी साहब को देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने उनको आईडी कार्ड जो है वो भी माना कि ये शहरी भी हैं और ये जिंदा लोग भी हैं। सौदा, जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो मैंने शो करना था और मैंने उसमें उसको चलाना, ठीक है। मैं उन पे एक पॉजिटिव लाइट डालना चाहता था। मैंने उस लड़की के साथ काम किया, उसको मॉडल बनाया, और मैंने कहा कि तुम मेरा शो करोगी। मैंने शो के वक्त, शो से दिन पहले काउंसिल को बताया कि मैंने एक लड़की को, एक ट्रांसजेंडर लड़की है मारविया, उसके साथ मैंने काम करना है। उन्होंने कहा नहीं, उन लोगों ने मना कर दिया मुझे कि आप उसको नहीं ले सकते। उसके बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मेरे लिए फाइट की, उन्होंने कहा ये आप कैसे कर सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में आप रहे कि आप कितनी बैकवर्ड थिंकिंग है, आप किस तरह की आपकी सोच है और आप उसको नहीं ले सकते। बड़ी लड़ लड़ा के मिस सौदा मैंने उसको मैंने अपने शो में चलाया। उसके बाद दुनिया में सिर्फ 3 ट्रांसजेंडर न्यूज़ रिपोर्टर है, जिसमें से वो है मारविया, आपको पता ही होगा, हर जगह न्यूज़ में आई, कोहिनूर ने उसको रखा, सारा कुछ हुआ। तो मैं जो थोड़ा बहुत कम्युनिटी को गिव बैक कर सकता था, एक कमज़ोर इंसान की आवाज़ बन सकता था, वो मैंने कोशिश की। गाइड करता था कि तुम्हारे कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ऐसे नहीं करना, कि क्योंकि आपको पता है ये लोग, बहुत सारे इनमें से जो लोग हैं वो सेक्स वर्कर्स होते हैं, और इस तरह से मैंने कहा तुम ऐसे नहीं करना, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम लोगों अपनी कम्युनिटी का कंधे पे वो बोझ लेकर तुम आगे चल रही हो, तो इसको वो करना। तो हम हैप्पी कि उसको जो सराहता मिली, उसको जो लाइट मिली, उसको जो पब्लिसिटी मिली, उसकी वजह से एक और मैं लड़की को जानता हूँ, वो माशाल्लाह यूनिलीवर्स में काम करती है, ट्रांसजेंडर लड़की। सो आई एम हैप्पी कि छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, और आई एम हैप्पी कि मैं जिंदा हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। एक बच्चा जिसको आप लोग खुसरा बोलते थे, जिसकी भी सौदा, जो कमजोर लड़का लगता है ना किसी को, जो एक उस सांचे में ढला हुआ नहीं है,
जो क्रिकेट नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता, गाली नहीं देता, तो वो तो लड़का नहीं है। एक दिन आप मुझसे मिलने के लिए आए स्कूल में, तो मुझे अभी तक याद है कि आपने आके रिसेप्शन पर पूछा होगा मेरा कि मुझे मिलना है उनसे। तो हमारी जो पीए थी स्कूल की, उन्होंने कॉल लगाई, स्टाफ रूम में शायद क्लास में थी, और फिर जब दोबारा आई कि मिस सौदा को अर्जेंट को मिलने आया, तो मैंने दोबारा पूछा कि कौन आया, तो वो मुझे कहती हैं उफ, वो तो मुझे कोई पाकिस्तानी नहीं लग रहा, कोई फॉरेनर सा लड़का है, उसकी ड्रेसिंग ऐसी है, वो वैसा है, बहुत डिफरेंस है, बस वो सिर्फ आपको मिलना चाह रहा है। ओ, ऐसे ऐसे स्टाइलिश लोग आपको मिलने आते हैं। तो उनका वो बड़ा एक रिस्पॉन्स था। तो हमारे यहाँ पर लड़के बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हुए हों, बहुत ट्रेंडी कपड़ों में हो, तो ये इतनी नोटिसेबल चीज होती है। आपने बताया कि जब आपको डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और उस 5 लाख से आप अपनी मदर को फर्स्ट टाइम उम्रा के लिए लेके गए, जो कि शादी के बाद उनका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, और आपको ये बहुत खुशी मिली। मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि आपकी वालदा के तासुरात तब क्या थे? वो बहुत बहुत ज्यादा खुश थी, और मुझे मेरी अम्मी की क्वालिटी है, मेरी अम्मी जो है वो बहुत ही, वो किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, तो वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं। आप उनके लिए खाना बनाएंगे, या आप उनको बाहर लेकर जाएंगे, या आप उनके लिए कुछ भी करेंगे ना, वो किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, बिकॉज उन्होंने लाइफ में इतनी हार्डशिप्स देखी हुई हैं। मुझे पता था कि वो कितनी खुश हैं, या वो कितनी हम्बल हैं, या वो कितने अपने अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये वक्त देखा। सो वो डेफिनेटली मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। और बहनें इतने सक्सेसफुल भाई को लेके क्या महसूस करती हैं? ये तो बड़े अहम सवालात हैं जो रह गए। अब मैं चाह रही मैंने रिकॉर्ड कर लूं और ये भी शामिल करूं। जी, मेरे वो सब मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, वो बहुत मेरी हर चीज को अप्रिशिएट करती हैं। मगर हमारे घर में ना मैं सौदा, जब हम सब एक साथ होते हैं, सो उसमें ऐसे नहीं होता कि ये मेरा भाई ये कर रहा है या मेरी बहन ये कर रही है। हम लोग एक दूसरे को काम को बहुत क्रिटिकली बांटते हैं। वो मेरे काम में इतने कीड़े निकालती हैं, मैं उनके कामों में इतने कीड़े निकालता हूँ, बिकॉज हमें एक दूसरे को ऑनेस्ट क्रिटिक करना बहुत जरूरी है। मुझे कहेंगे ये तुमने क्या बनाया था, ये क्या हो रहा था, इतना बुरा था, ये तो इतना गंदा था। मैं कहूँगा अच्छा वो तुमने वो क्या किया था। तो हम लोग एक दूसरे को एक बहुत ही क्रिटिकल एनवायरनमेंट में हम एक दूसरे के काम को वो करते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो आपके काम को क्रिटिकली देखें। सो आई थिंक वो वाली बात जो आप कर रही हैं, वो तो शायद ही कभी को मौका आए तो वो कभी खुश हो जाएं, मगर ज्यादा क्रिटिकल जो है एनालिसिस का ही माहौल चलता रहता है, which I love, which I think is amazing। क्या आपको लाइफ में कोई रिग्रेट है? तो आपने कहा कि हरगिज नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, वो सिर्फ अच्छे थे या बुरे, वो लेसन हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, घुमा के सवाल पूछ रही हूँ, कि सबसे बुरा लेसन कौन सा था या जिसकी पेन बहुत थी? एक तो वो जिसका आपने मेकअप किया और उसने मुंह धो लिया। मैं सौदा मैं घर में सिलाई भी करता था, तो मेरी दादी अम्मी की मशीन थी, और मैं जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे आप मेरी क्लाइंट हैं, आपने मुझे कहा हमजा मुझे जोड़ा बना दो, तो मैं कहता था हाय दर्जी को 3000 रुपये सिलाई देनी है तो खुद ही सी लेता हूँ, वो 3000 रुपये भी खुद मिल जाएंगे। सो वो कभी कभी फिर आपको हर चीज खुद नहीं करनी चाहिए, वो जिसका काम उसको सांझे भी होता है। सो कभी कभी वो अच्छा बन जाता, कभी कुछ अच्छा नहीं बनता था। कोई कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, मैं सौदा आपके लिए मैंने कपड़े बनाए, आपको अच्छे नहीं लगे, आपने मुझे डांटा है और शायद आप मुझे आइंदा काम ना दें। अब तुम ये उसने क्या कहा था कि तुमने फिनिशिंग अच्छी नहीं की जोड़े की, तुम्हारा डाई मैंने कपड़े धोए तो मेरा रंग उतर गया। तो मुझे ये चीज सीखने वाली है ना कि आपने मुझे कहा कि ये अगर तो वो आपका फीडबैक अगर मैं सुन के आपको बुरा इंसान बोलूंगा तो मैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला किसी को भी। अगर मैंने आपकी बात सुनी और मैंने वो आइंदा सोचा कि हाँ ये डाइंग के बाद मैं सोचूंगा कि मैं उसको चेक करूं, या मैं सिलाई के बाद आइश करूं हर चीज की कि वो उसके साइज पे बना है कि नहीं बना। सो ये चीज आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और आपका जो मुश्किल कस्टमर होता है वो आपको सिखाता ही है, और अगर आप उससे नहीं सीखते सो आई थिंक ये एक आपका बहुत बड़ा फेलियर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आपसे बात हुई। आप हमेशा बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती हैं लोगों को, आप जहाँ जाती हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरती हैं। आपको नहीं पता मगर आपकी एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। मैं हारिस सना हम लोग बड़ी हमेशा आपकी बातें करते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि मैं सौदा की प्रेजेंस में बड़ा मज़ा आता है, वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। यू ब्रिंग आउट द बेस्ट एनर्जी फ्रॉम पीपल।
आपकी वजह से लोगों में एक मुस्बत जो है ना वो एक एनर्जी की लहर दौड़ती है, जो कि बहुत ही कम लोगों में ये एक आई थिंक ये टैलेंट होता है कि वो अगले बंदे को इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। सो थैंक यू सो मच। जीते रहिए मेरा बेटा।